प्यारे विद्यार्थियों, YouTube के इस चैनल ML गोयल अकाउंटेंसी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पर छोटी सी चर्चा करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ऑफलाइन क्लासेस में अक्सर शिक्षक अपना लेसन ख़त्म कर देते हैं और हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। ऑनलाइन क्लासेस में भी आप पूरा वीडियो सुन लेते हैं लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। देखिए, कंप्यूटर और मस्तिष्क दोनों एक प्रकार से कार्य करते हैं। जिस प्रकार से कंप्यूटर से कार्य लेने के लिए सर्वप्रथम उसको ऑन करना पड़ता है, इसी तरह से मस्तिष्क को भी आपको ऑन करना पड़ता है, अर्थात फोकस करना पड़ता है। दूसरा जो स्टेप है, इनपुट करना, कंप्यूटर को आदेश देना। तो इसी प्रकार से आप भी शिक्षण सामग्री को अपने मस्तिष्क में लाने के लिए स्वीकृति प्रदान करनी होती है। तत्पश्चात कंप्यूटर जिस प्रकार से आपके आदेश को, इनपुट को प्रोसेस करता है, इसी प्रकार से जो सामग्री आपके मस्तिष्क में आ रही है उसमें आप प्रोसेस कीजिए, अर्थात प्रश्न कीजिए, ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ, कैसे होगा, क्या कारण है। इस प्रकार से अगर प्रश्न अपने आप से करेंगे तो शिक्षण सामग्री तर्क सहित आपके मस्तिष्क में फिट होगी। तत्पश्चात जिस प्रकार से कंप्यूटर को आपने आदेश दिया है और वह आपकी मन चाहे तथ्य और सूचनाएं आउटपुट करता है, उसी प्रकार से जब आप परीक्षा में बैठेंगे या प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे तो वह सामग्री स्वतः ही आपके समक्ष आएगी और आप उसे भली प्रकार से लिख पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको जब भी आप ऑफलाइन क्लासेस में हैं या ऑनलाइन क्लासेस में हैं, अपने मस्तिष्क को फोकस कीजिए। हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं लेखाशास्त्र की कुछ और अवधारणाएं, कुछ और संकल्पनाएं। पार्ट 3, लेखांकन की आधारभूत अवधारणाओं में अब हम समझते हैं वसूली या आगम की अवधारणा। आगम अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ रियलाइजेशन और रेवेन्यू रिकॉग्निशन। यह अवधारणा आय से संबंधित है। चालू वित्त वर्ष में किस आय को शामिल किया जाए, यह निर्धारण करने के लिए यह अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं इसको। आगम निर्धारण की इस अवधारणा के अनुसार आगम या आय उस अवधि में अर्जित मानी जाती है जब ग्राहक को मूल्य के बदले माल या सेवाएं दी जाती है। इन शब्दों को ध्यान से समझिए। आय या आगम उस अवधि में अर्जित मानी जाती है, अर्थात कमा ली गई है और उसे इस वर्ष के लाभ हानि खाते में शामिल किया जा सकता है। तो आय आगम उस अवधि में अर्जित मानी जाती है जब ग्राहक को मूल्य के बदले माल या सेवाएं दी जाती है। इसको एक उदाहरण समझते हैं। प्रीतेश से 14 मार्च 2022 को माल की आपूर्ति का आदेश मिला कि हमें इतना माल सप्लाई किया जाए। माल की सुपुर्दगी दी गई 20 मई 2022 को, अर्थात हमने माल तैयार करके 20 मई 2022 को सौंप दिया। मूल्य का भुगतान, जबकि मूल्य का भुगतान कब हुआ, 22 जुलाई 2022 को प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पर 3 बातें। सर्वप्रथम माल का आदेश प्राप्त हुआ, तो माल का जो आदेश प्राप्त हुआ वह हुआ है 14 मार्च 2022 को। फिर इस माल की सुपुर्दगी तैयार करके 20 मई 2022 को, और इसके मूल्य का जो भुगतान है वह प्राप्त हुआ 22 जुलाई 2022 को। अब समझना यह है कि यह किस तिथि को हमारी आय या आगम मानी जाए। तो देखिए, आय अर्जन की तिथि
जो अर्थ हमने बताया है उस अर्थ के अनुसार मूल्य के बदले माल या सेवाएं जब दी जाती है तब अर्जन माना जाता है। तो इसमें जो तिथि आपके सामने है वो तिथि कौन सी है? 20 मई 2022। 20 मई 2022 जो है वह वास्तव में हमारे आगम की तिथि मानी जाएगी। इस अवधारणा के दो अपवाद हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहला, रोकड़ के आधार पर जब आगम अनिश्चित हो तो ऐसी स्थिति में हम इस विधि को अपनाते हैं। जब रोकड़ प्राप्त हो जाती है तभी उसको आय माना जाता है। जैसे कि किस्त भुगतान पद्धति, इस पद्धति में जब माल का विक्रय किया जाता है और किस्तों में भुगतान प्राप्त किया जाता है तो आय तभी मानी जाती है जब किस्त प्राप्त हो जाती है। तो इस अवधारणा में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा अपवाद है उत्पादन के आधार पर। बड़े ठेकों में जहाँ कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं वहाँ पर जितना कार्य पूर्ण हो जाता है, अर्थात जितना कार्य हमने कर लिया है वह उस अवधि की आय मानी जाती है। मान लीजिए 10 लाख रुपए का एक ठेका लिया एक कमरा बनाने का। ऐसी स्थिति में अगर वर्ष के अंत तक 3 लाख रुपए का ही कार्य हुआ है तो उस अवधि के लिए 3 लाख रुपए को ही आगम माना जाएगा। इस प्रकार से वसूली या आगम अवधारणा में आय को उस समय माना जाता है जब वास्तव में आय अर्जित हो जाती है। इसके दो अपवाद हैं, रोकड़ के आधार पर, अर्थात इसमें जब रोकड़ की प्राप्ति अनिश्चित हो तब इस विधि का उपयोग किया जाता है और रोकड़ प्राप्त होने पर ही आय मानी जाती है। और दूसरी बात, उत्पादन के आधार पर बड़े बड़े ठेकों में जितना कार्य वित्तीय वर्ष के अंत में हो चुका है उसे ही आय माना जाता है। लेखांकन की आधारभूत अवधारणाओं में अब हम समझते हैं आय व व्ययों के मिलान की अवधारणा, मैचिंग कंसेप्ट। आइए इसको समझते हैं। लेखा वर्ष से संबंधित जो भी आय है वह सबसे पहले निर्धारित होती है। तत्पश्चात उस आय को प्राप्त करने के लिए जो भी खर्चे किए गए हैं वह खर्चे उसी आय से वसूल किए जाएंगे। अतः आय व व्यय के मिलान की अवधारणा किसे कहते हैं? समझिए, आगम या आय प्राप्त करने के लिए किए गए खर्चों को उसी अवधि से अर्थात लेखा अवधि से संबंधित मानना चाहिए जिस अवधि से संबंधित आगम है। अर्थात जिस अवधि से संबंधित आगम है और उस आगम को प्राप्त करने के लिए जो खर्चे किए गए हैं वो भी उससे ही संबंधित किए जाएंगे। इसको समझते हैं एक उदाहरण से। मान लीजिए चालू वर्ष में माल का विक्रय किया 10,000 रुपये, तो हमारी आगम हो गई 10,000 रुपये। अब इस पर जो खर्चे आए हैं, जैसे मान लीजिए कच्चा माल है, मजदूरी है, गाड़ी भाड़ा है या अन्य खर्चे, वो खर्चे मिलाकर के होता है माल की लागत, और वो हो रही है कितनी? 8,000 रुपये। तो ऐसी स्थिति में इस माल की जो लागत है वह लागत इसी वर्ष की गिनी जाएगी। अतः इस प्रकार देखा जाए तो हमारी आय कितनी हुई? 10,000 में से 8,000 रुपये अगर लेस करेंगे 2,000 रुपये की इनकम होगी। तो इस प्रकार से जो हमने माल बेचा है उससे संबंधित लागत को इसी वर्ष में शामिल किया जाएगा। यही बात आय पर लागू होती है। मान लीजिए ब्याज अर्जित किया चालू वर्ष में 2,000 रुपये, ब्याज जो अर्जित किया कितना? 2,000 रुपये, और वास्तव में जो ब्याज प्राप्त हुआ वो कितना हुआ? 1,800 रुपये। ऐसी स्थिति में
इस वर्ष की जो आय है वह कितनी गिनी जाएगी? 1800 रुपये? बिल्कुल नहीं। इस वर्ष की आय गिनी जाएगी कितनी? 2000 रुपये। तो चालू वर्ष से संबंधित जो आगम है और उससे संबंधित जो खर्चे हैं वो इसी वर्ष में शामिल किए जाएंगे। तो यह है आय व व्ययों के मिलान की अवधारणा। नेक्स्ट बिंदु है लेखा अवधि अवधारणा। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। आप लोगों ने सुना होगा कि लेखा वर्ष जो है वो एक वर्ष का होता है। हमारा जो कैलेंडर है वो चलता है जनवरी से दिसंबर तक, लेकिन लेखा वर्ष जो है हमारे जो महाजन लोग हैं वो अक्सर दीपावली से दीपावली या जो हिंदू वर्ष का कैलेंडर है वो उपयोग में लेते थे। लेकिन वर्तमान में आयकर विभाग के माध्यम से लेखा वर्ष जो है ये लेखा अवधि कितनी है? वर्तमान में 1 वर्ष, और इस 1 वर्ष को हम कहते हैं लेखा वर्ष या कहते हैं इसको वित्तीय वर्ष। यह शब्द ज़्यादा काम में आता है, वित्तीय वर्ष। तो वित्तीय वर्ष अब कौन सा माना गया है? इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, अर्थात इस वर्ष का 1 अप्रैल और अगले वर्ष का 31 मार्च। तो अगर चालू वर्ष का वित्तीय वर्ष हम समझें तो यह कौन सा होगा? वर्तमान चालू वर्ष। इस वर्ष का 1 अप्रैल 2022 से वित्तीय वर्ष या लेखा वर्ष प्रारंभ होगा और अगले वर्ष के 31 मार्च 2023 को यह वर्ष समाप्त होगा। आप लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में सुना होगा, यह भी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। अगर आप ध्यान देवें कि अगर आपसे पूछा जाए कि वित्तीय वर्ष या लेखा वर्ष कौन सा है तो आप क्या बताएंगे? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। अगर आपने उत्तर लिखने में इसका उल्टा कर दिया अर्थात 31 मार्च से 1 अप्रैल, तो ऐसी स्थिति में केवल 1 दिन बन जाएगा। तो कृपया ध्यान रखें कि वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से और समाप्त होता है 31 मार्च को। तो लेखांकन में लेखा अवधि अवधारणा के अनुसार 1 वर्ष माना गया है और यह प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से, समाप्त होता है 31 मार्च को। प्यारे दर्शकों, अब तक के सफ़र में मोर देन 3000 व्यूज़, मोर देन 300 सब्सक्राइबर इस चैनल से जुड़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे लाइक्स और आपके अनमोल कमेंट्स मुझे प्राप्त हुए हैं। आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसी प्रकार से आप मुझे प्रोत्साहित करते रहें और मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का हमेशा प्रयास करता रहूँगा। धन्यवाद।